विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्राचीन काल, इसको की को हटाइए, प्राचीन काल से लेकर इस शताब्दी में प्राप्त महान सफलताओं की उपलब्धियों लिए के लिए एक लंबी और अनूठी परंपरा रही है। अब वाक्य सही होगा, आंसर नंबर बी को यहां पर भरिएगा, क्योंकि की आएगा उससे आप संभालेंगे चीजों। ठीक है, थोड़ा टाइपिंग एरर में थोड़ा दिक्कत है इसमें बेटा। टाइपिंग तो बेटा क्वालिफाई होती है, नंबर नहीं होते उसके। चलिए, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। परभृत का पर्यायवाची है, परभृत का पर्यायवाची बताओ बेटा। जीडी में था, इसमें जीडी से मतलब थोड़ी है इसका। जीडी एसएससी कराती है, ये खुद डिपार्टमेंट कराता है अपनी नौकरी, ये डिपार्टमेंट खुद है इनका अपना, तो इससे जीडी से मतलब मत रखो इसका। ठीक है, जीडी से मतलब मत रखिए मेरे प्यारे बच्चों इसका, जीडी अलग चीज है। तो बेटा परभृत ना तो सांप का पर्यायवाची है, ना बगुला का है, ना रंग का है, ये कोयल का पर्यायवाची है, कोकिल। वसंत दूत, कलघोष, श्यामा। तो ए आंसर आपको लॉक कर। ठीक है, कितने बच्चों को याद था? ये किसी को भी याद नहीं था। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त कारक चिन्ह का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न में 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न से 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। बोलो बच्चों, क्या बोलेंगे आप लोग? प्रत्येक प्रश्न के लिए लगाएंगे बेटा, के लिए मत लगाओ यार, गलत हो जाएगा। देखो, इसने कहा रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त कारक चिन्ह का प्रयोग कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर हैं, उनमें से चुनो और आंसर दो। के लिए तो उसको देना हो गया, फिर तो संप्रदान कारक हो गया। गलत हुआ ना भाई, संप्रदान का मतलब तो देने के लिए आता है ना। और उसके तो नीचे विकल्प बनाए गए हैं, बोलो। तो मेरे प्यारे बच्चों, के प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, यहां पर अब चुन लो और आंसर लगा दो। ठीक है, याद रखो। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, संगीत द्वारा व्यक्ति का प्रभावित होता है, क्या प्रभावित होता है बेटा? अधिकार प्रभावित होता है, कर्तव्य प्रभावित होता है, शरीर प्रभावित होता है, या आचरण प्रभावित होता है? संगीत के द्वारा, है ना। वो कौन था? एक इतिहासकार था, इसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उसने कहा था संगीत ही जीवन है। शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, जो नसीब में नहीं था वो हमको मिला नहीं। ला 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 ला। आचरण, आचरण पवित्र होता है बेटा। ठीक है, निम्न वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। बारिश से ठंड बढ़ गई, बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई, बारिश के कारण ठंड बढ़ गई, या बारिश के लिए ठंड बढ़ गई। तो के लिए तो बिल्कुल गलत है, इसका तो कोई मतलब है नहीं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो सब लोग जवाब दीजिए अच्छे से, बोलो भाई। तो क्या बोलेंगे आप लोग? बारिश हुई थी उसकी वजह से, कारण बताया जाता है बेटा कहीं जब कोई ऑब्जेक्शन वाली बात होती है ना। लेकिन आप यहां पर एक अपनी तरफ से एक बात को व्यक्त कर रहे हैं, तो यहां पर आप कारण मत बताइए,
यहां पर कारण मत बताओ, ये बताओ बारिश पड़ी है, इसकी वजह से ठंड बढ़ गई है। बारिश के कारण हम बोलते हैं, बहुत सारे शब्द गलत करते हैं हम। कारण तो वहां बताया जाता है कि यार मैं अब तू स्कूल क्यों नहीं आया भाई, कि भैया मुझे बुखार था मैं इसलिए नहीं आया, है ना, बुखार के कारण नहीं पहुंच पाया स्कूल, तो वहां कारण सिद्ध हुआ, है ना। तो याद रखो। बिना टिक लगा पीडीएफ बेटा दे दूंगा, ठीक है, इसको भी डलवा दूंगा, टेंशन मत लो, सोचूंगा पूरी बात कहूंगा सर, मैनेजर सर से। नियत को कोई नहीं टाल सकता, नियति को कोई नहीं टाल सकता, या निमित्त को कोई नहीं टाल सकता, निमित्त को कोई नहीं, नमित को कोई नहीं टाल सकता। बताइए, बताओ मेरे प्यारे बच्चे। तो कहते हैं ना नियति, नियति होता है भाग्य, जो भाग्य में लिखा है ना आपके, उसको कोई बदल नहीं सकता। मेहनत करना आपका फर्ज है, लेकिन मिलना ना मिलना ये ऊपर वाले की मर्जी होती है मेरे बच्चों। नियति, इसका मतलब होता है भाग्य, भाग्य को कोई नहीं टाल सकता। वृष्टि न होने से सूखा पड़ने की डॉट 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 है। आशा, चिंता, संभावना, आशंका। बोलो मेरे बच्चों, बारिश ना पड़ने की वजह से सूखा पड़ने की क्या है, आशा है, चिंता है, संभावना है, आशंका है। बोलो। वृष्टि, वृष्टि बोले तो वर्षा, वृष्टि बोले तो वर्षा, ठीक है मेरे बच्चों। तो क्या कहेंगे आप लोग, जहां आपको संदेह होता है वहां पर आप संभावना व्यक्त करते हैं कि भाई बारिश होने की संभावना तो है, लेकिन अब पता नहीं हो ना हो। संभावना आपका राइट आंसर होता है। आशंका नहीं बताएंगे। रजनी को चाहे कितना भी समझाओ, उसके डॉट 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 है, कान में तेल नहीं डालती, कान पर जू नहीं बैठती, कान पर जू नहीं रेंगती, कान पर जू नहीं बैठती, सॉरी नाक पर जू नहीं बैठती। तो नाक पर तो मतलब ही नहीं आता, तेल डालने का मतलब भी नहीं है ना। क्या बताएंगे आप लोग, जब हम किसी व्यक्ति को कुछ भी बताओ और वो जरा भी ध्यान ना दे, तो आप क्या बोलते हैं, यार इसके कान पर जू ही नहीं रेंगती, कितना ही समझा लो इस व्यक्ति को, तो है ना। कान पर जू नहीं रेंगती, कान पर जू नहीं चलती, एक बार भी नहीं सोचती है कि बात सही है या गलत है। कितना ही समझा लो, कितना ही बता लो, अपनी बात पर ही डिपेंड रहती। ठीक है मेरे बच्चों, निरंतर डॉट 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 करने से कामयाबी जरूर मिलती है, हासिल होती है। तो क्या करने से कामयाबी हासिल होती है बेटा, अब तुम्हें एक बात और बताऊं मैं। पेपर में एक बात ध्यान रखना मेरे बच्चों, पेपर में वाक्य को पूरा पढ़ना। जिस बच्चे ने ये सोच लिया कि यार आधा पढ़ के आंसर, नहीं, लास्ट में है पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है, वो डिपेंड करता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं बच्चों के, कि भैया मैं पूरा हेडर नहीं पढ़ पाया। अरे भाई 10 सेकंड हेडर पढ़ने में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मेरे बच्चों प्रयास, यदि हम दिल से प्रयास करते हैं ना मेरे भाई, निरंतर प्रयास करने से मेरे प्यारे बच्चों कामयाबी जरूर हासिल होती है। दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं बदल सकती, याद रखो इस बात को। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला था मेरे बच्चों, बताइए। ये मैंने कुछ कहानी से क्वेश्चन रखे, एक दो क्वेश्चन मुझे अच्छे लगे थे, है ना। हाँ सर, बहुत बड़ा कंफ्यूजन था, किस चीज का बेटा बताओ, कंफ्यूजन आखिर किस चीज का मेरे दोस्त। रचना एवं रचनाकार से मुझे ये क्वेश्चन अच्छे लगे थे, इसलिए मैंने ये रखे। पहला हमारा अखबार कौन सा है, उदंड मार्तंड, इन्हें रट लो, इन्हें पढ़ लो, दो चार क्वेश्चन आते नहीं है, वैसे पूछे तो नहीं गए आज तक भी, इतिहास गवाह है, लेकिन फिर भी आपको एक दो रिवीजन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, है? तो बेटा यामा के लिए मिला था, और वर्ष कौन सा था, 1982, 82 का, वर्ष 1982 का मिला था इनको। कभी वर्ष पूछा जाए ना महादेवी वर्मा को कौन से वर्ष का मिला था, तो याद रखना 1982 का मिला था, ठीक है। हाँ चलिए, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है, बताओ मेरे बच्चों। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है, नल सिंह नहीं, बहुत पूछी जाती है, नरपति नहीं, चंद्रवरदाई नहीं, है ना, चंद्रवरदाई नहीं, पृथ्वीराज रासो है इसके लिए, तो पृथ्वीराज रासो, कभी पृथ्वीराज रासो, ये लिखिए जगनिक ने, जगनिक, ठीक है, याद रखेंगे अच्छे से।
भूल मत जाना। देखो रचना एवं रचनाकार आज तक तो आई नहीं है ना, परेशान बिल्कुल मत होना। कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, एक सरल और एक मिश्र। देखो बेटा, राम पुस्तक पढ़ता है, सरल वाक्य है ना, यदि तुम पढ़ोगे तो कामयाब हो जाओगे, मिश्र वाक्य। राम जाता है और सोहन खाता है, संयुक्त वाक्य। कितनी नावों में कितनी बार की रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, बताओ मेरे प्यारे बच्चों। तो इसके लिए बेटा आंसर होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। और इसके पुरस्कारकर्ता कौन है? सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे, 1978, 1978 ईस्वी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे कौन है मेरे बच्चे? सच्चिदानंद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन सायन अज्ञे। ठीक है मेरे भाई, सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1978 में। ठीक है मेरे बच्चे, वात्स्यायन अज्ञे। सर सर एक सॉन्ग हो जाए बेटा, सॉन्ग। उर्वशी किसकी रचना है भाई, बताओ, बोलो भाई, उर्वशी किसकी रचना है? बेटा रसचंद अलंकार आते नहीं है, आज तक तो पूछे नहीं गए बेटा, अर्धसैनिक बल देता नहीं है उनको कभी, इसलिए मैंने आपका समय डिस्टर्ब नहीं किया। उर्वशी किसकी रचना है? तो राम वृक्ष बैनीपुरी की नहीं, अज्ञे की नहीं, शियाराम शरण की नहीं, रामधारी सिंह दिनकर की। बी आंसर, रामधारी सिंह दिनकर की, है ना। और इनकी और भी है, जैसे कि कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, ये भी याद रख लेना, है ना। हरि हारे को हरि नाम, हारे को हरि नाम, हारे को हरि नाम। ठीक है, याद रखना अच्छे से। चलिए मेरे बच्चे, मधुशाला, मधुकलश, मधुबाला, मधुकलश, मधुबाला। और एक है बेटा सी के, वो क्या बोलते हैं, निशा निमंत्रण। निशा निमंत्रण। और मेरे बच्चे द्वार से सोपान तक, द्वार से 10 द्वार से, 10 द्वार से सोपान तक। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं। किसने लिखी है मेरे भाई, बताइए। हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी। ठीक है, हाँ, है ना मेरे भाई, जो अमिताभ बच्चन जी के पिताजी थे, अभिनेता हैं, है ना, उनके पिताजी थे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, उनके द्वारा ये कविताएं लिखी गई हैं। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, क्या भूलूं क्या याद करूं, निशा निमंत्रण। चंद्रकांता के उपन्यासकार बताइए कौन है? चंद्रकांता के उपन्यासकार बोलो। और ये बेटा 6 खंडों में लिखा गया है, 6 खंड है इसमें, और 24 क्या है, 24 भाग हैं। और ये लिखा है देवकी नंदन खत्री ने। आपसे पूछा जाए कि चंद्रकांता उपन्यास जो है वो किसने लिखा है, तो आप बता देना देवकी नंदन खत्री जी ने लिखा है। उसमें 6 भाग हैं, है ना, और 24 खंड है, सॉरी 6 खंड है, 24 भाग हैं। ओके, अच्छे से ध्यान रखना। आगे आता है गुनाहों का देवता, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, गुनाहों का देवता।
इसमें एक प्रेमी और प्रेमिका होते हैं, उनकी शादी हो जाती है, लोग उन्हें मारने के लिए फिर जाते हैं, तो उसके ऊपर एक कहानी लिखी हुई है ना, गुनाहों का देवता। ये रचनाकार कौन है मेरे बच्चे? अमृतलाल नागर नहीं, मोहन राकेश नहीं, कमलेश्वर नहीं, धर्मवीर भारती जी, है ना, धर्मवीर भारती जी ने लिखा है मेरे बच्चों गुनाहों का देवता, है ना। और एक बेटा ठंडा लोहा और है, ठंडा लोहा, ठंडा लोहा। और इन्होंने कब लिखी थी ये लिखी थी 1949 में, 1949 ईस्वी में, 1949 में, ठीक है। सुधा चंद्र भी है, चंद्र सुधा, चंद्र और सुधा भी इन्हीं की है। चलो, सेवा सदन किसकी रचना है मेरे बच्चों? ये तो बताई दो यार। उपन्यास सम्राट कहा जाता है उन्हें, उपन्यास सम्राट कहा जाता है मेरे बच्चे, उपन्यास सम्राट। बोलो मेरे प्यारे बच्चों। बेटा चाय आई है, एक कप, आप भी सब लोग एक एक घूंट मार लो इसमें, ठीक है, एक एक घूंट मार लो सब लोग, ताकि ये ना कहो कि सर जी आपने पूछा भी नहीं भैया, आपने तो खुद ही खुद चाय पी ली। ठीक है, चलो जल्दी से इसको झूठी कर दो, मैं आपकी झूठी ही पी लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, है ना, कि छोटे बहन भाई का झूठा तो प्यार बढ़ता है और कुछ नहीं। ठीक है, चलो, चाय है, कॉफी लग रही है शायद। चलो मेरे प्यारे बच्चों, चलो बच्चों, तो जयशंकर प्रसाद नहीं, इनकी तो बेटा कामायनी बहुत पूछा जाता है, कामायनी, आंसू, लहर, जयेंद्र कुमार की नहीं, मुंशी प्रेमचंद जी की, मुंशी प्रेमचंद, याद रखना, ठीक है। प्रेम सागर किसकी रचना है? बहुत पूछा जाता है बेटा, खड़ी बोली में लिखा गया है, खड़ी बोली में, खड़ी बोली में लिखी हुई है मेरे भाई, बोलो, खड़ी बोली में लिखी हुई है बच्चों, कब बताएंगे एक बार? प्रेम सागर, प्रेम सागर, मुंशी सदाशुक लाल नहीं, सदल मिश्र नहीं, राम प्रसाद निरंजनी नहीं, लल्लू लाल जी। सी आंसर आपका बिल्कुल राइट होता है बेटा, सी आंसर। बहुत पूछा जाता है भाई, बहुत। हाँ, गोदान डॉट 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 किसके द्वारा लिखा गया? बताओ बेटा। गोदान किसके द्वारा लिखा गया बेटा, बताइए। किशन लाल शर्मा जी के द्वारा, कालिदास द्वारा, महादेवी द्वारा नहीं, मुंशी प्रेमचंद जी। गोदान गबन, है ना, मंगलसूत्र इनका अपूर्ण उपन्यास है बेटा, मंगलसूत्र, जो इनके बेटे ने पूरा किया था, मंगलसूत्र अधूरा उपन्यास था मेरे बच्चों, अधूरा, पुत्र द्वारा पूरा किया गया, पुत्र द्वारा पूरा किया गया, ठीक है। तो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है बेटा, कश्मीरी सेब कहानी के कहानीकार कौन है? कश्मीरी सेब, बोलो बच्चों। चीनी कम है भाई, चीनी तो इतनी महंगी हो रही है यार, अब चीनी कहां से आती? ठीक है, हाँ बेटा रचना है, इनको याद रख लेना थोड़ी सी, है ना। कश्मीरी सेब, कश्मीरी सेब किसने लिखी है मेरे बच्चों? बोलो, बताइए। तो कश्मीरी सेब मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित है मेरे प्यारे बच्चों, मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा। बी बता रहे हो? यावेंद्र चंद्र शर्मा जी द्वारा नहीं, गलत हो जाएगा भैया, कश्मीरी सेब मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा। यावेंद्र चंद्र शर्मा नहीं है कश्मीरी सेब, मुंशी प्रेमचंद द्वारा, है ना।
और इसमें इन्होंने क्या क्या जताया था, जो व्यापारी लेन देन में वो करते हैं, जो व्यापारी लेन देन में मतलब एक तरह से फ्रॉड करते हैं ना, कश्मीरी सेब, फीका ज्यादा है, फीकी चाय है। चलो अजय, उसका जुगाड़ तो यार मैं नहीं बता पाऊंगा, मुझसे अच्छा तो आपके पापा जी अंकल जी बता पाएंगे भाई। वो तुम में जब 4 जूते मारेंगे ना, तुम्हारा बुद्धि सही हो जाएगी। पढ़ाई पर ध्यान दे लो, नकलची मत बनो। प्रेमचंद का सबसे बड़ा उपन्यास कौन सा है बेटा? प्रेमचंद का सबसे बड़ा उपन्यास श्यामा श्वेपन, देहाती दुनिया, भाग्यवती, रंगभूमि। तो मेरे प्यारे बच्चे, जो रंगभूमि है ना, ये सबसे बड़ा उपन्यास है मेरे भाई, याद रखना अच्छे से, है ना। कहानी सम्राट कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद जी को। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? बहुत इंपॉर्टेंट है चिंतामणि, बताओ। और बेटा 3 भागों में विभाजित है, ये 3 भागों में विभाजित है, 3 भागों में विभाजित है, ठीक है, याद रखना। ये लिखा है रामचंद्र शुक्ल जी ने, रामचंद्र शुक्ल जी की है, जी का है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो जिंदगी नामा, ये बता दो भाई, चलो बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी नामा। बोलो भाई, जिंदगी नामा। जिंदगी नामा कृष्णा शोभती, है ना। और इसके लिए बेटा इनको सम्मानित भी किया गया था, जिंदगी नामा के लिए, कृष्णा शोभती को, केदारनाथ सिंह जी नहीं है। भारत भारती के रचनाकार बताओ, चलो इंपॉर्टेंट है बेटा। माखनलाल चतुर्वेदी भी नहीं है, रामधारी सिंह दिनकर भी नहीं है। लाइए 50-50 आंसर देना है, बोलो बताओ कौन है। ए या सी में से आंसर है, 50-50% पर, बताओ जल्दी से, ए या सी। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त, है ना, ए आंसर। मुदित, अब बेटा अलंकार से क्वेश्चन है मेरे बच्चों, अलंकार से देखो, अलंकार से क्वेश्चन है, सभी को पढ़ने हैं और एकदम बढ़िया से आंसर देना है, ठीक है। एक एक रचना को ढंग से पढ़ना, ढंग से पढ़कर आंसर देना, जो मैंने आपको बताया है, समझाया है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बोलो बच्चा। तो मेरे बच्चों, जिस पंक्ति में एक वर्ण की आवर्ती बार बार आती है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो देखो यहां में से, तो ये सीधी सी पहचान होती है रूपक, सॉरी अनुप्रास अलंकार की। और ये किस अलंकार का भेद है मेरे प्यारे बच्चों? शब्द अलंकार का, ठीक है, याद रहेगा, गलत तो नहीं करोगे, डी आंसर। बेटा लेखक रचना से क्वेश्चन कोई आए, ये संभव नहीं है ना। ये भी मैं तो आपकी सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि बच्चों को भाई 1-2 बढ़िया बढ़िया उदाहरण दे दूं, ताकि पेपर में कभी कोई दिक्कत ही ना हो। रघुपति राघव राजा राम, पतिशु पावन सीताराम। क्वेश्चन नंबर और टाइम साथ चल रहे हैं, 344, 342। वाह वाह मेरे दोस्त, क्या संयोग है दुनिया का, है ना। तो मेरे बच्चों देखो, वीपसा अलंकार होता है जहां पर शब्द दोहरते हैं, राम राम, है ना, धीरे धीरे, वो धीरे 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 मेरे दिल को चुरा रही है, धीरे धीरे, ठीक है, वीपसा अलंकार की पहचान। पुनरुक्ति बेटा नहीं पढ़ना आपको। अनुप्रास में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? अनुप्रास में वर्ण की आवर्ती बार बार होती है, सी आंसर। देखो रे रे रे, अरे पकड़ लो यार, इसकी टांग पकड़ लो थोड़ी सी, बस काम पार।
सजना है मुझे सजना के लिए किस अलंकार का प्रयोग हुआ है बच्चों, बताओ। सब लोग बताइए भाई, सजना है मुझे सजना के लिए, बताइए मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा यह सजना शब्द जिस रचना में एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार अपना अर्थ अलग निकाले, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? कनक कनकते सोगने मादकता अधिकाय जग या खाए बोराए जग वा पाए बोराए, है ना। काली घटा का घमंड घटा, है ना बच्चों। 3 बेर खाती है वो 3 बेर खाती है, तो अनुप्रास अलंकार ही लगाकर जाती है ना। एक बार है सजना का मतलब है सजना है मुझे सजना के लिए, सजना मतलब सुंदर दिखना चाहती है वो, इसलिए सज रही है। और ये सजना अपने पति पियवर के लिए बोल रही है बेटा, अपने आशिक के लिए बात कर रही है ना। समझ रहे हो ना आप लोग। चलो, यमक अलंकार। कनक कनकते सोगने मादकता दिकाए जग या खाए बोराए जग वा पाए बोराए, ठीक है, सॉरी, हाँ जग इसे नर दे दिया बेटा। बात वही है कि जग में जब व्यक्ति कोई ज्यादा धतूरा खा लेता है, नशा कर लेता है, तो वो अनाप शनाप कुछ भी बोलता है, किसी को कुछ नहीं समझता, कीड़ा मकोड़ा समझता है। ऐसे ही व्यक्ति के पास जब ज्यादा धन दौलत पैसा आ जाता है, तब भी व्यक्ति सामने वाले को कीड़ा मकोड़े ही समझता है ना। वही परिस्थिति होती है मेरे दोस्त। तो यहां पर अलंकार आपका यमक होता है, ठीक है। एक कनक का अर्थ होता है धतूरा और दूसरा कनक का अर्थ होता है सोना। भाई सोना जब आएगा जब पैसा होगा, धतूरा जब आएगा जब नशा करेगा, वो नशे में खरीदेगा धतूरा, पिएगा, खाएगा, नशा करेगा, उत्पाद मचाएगा, है ना। 3 बेर खाती है वो 3 बेर खाती है, तो बेटा बेर का मतलब है 3 बार खाना, और बेर का मतलब 3 दाने, वो बेर वाले, है ना, बेर के जो दाने हैं वो। तो मेरे प्यारे बच्चों, हर दोनों बार शब्द का अर्थ निकला, अलग निकला ना, 3 बार। तो मेरे प्यारे बच्चे आंसर आएगा अनुप्रास यमक अलंकार। बोलो, कर दोगे ना ऐसे? ये उदाहरण, ये रटे रटाए उदाहरण यूं ही आते हैं, इनमें कोई फेरबदल नहीं होता। अच्छे से ध्यान रखना। रहीमन पानी राखिए बिन पानी शब शून, पानी गए न उबरे मोती मानुष शून, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? बताओ कौन सा अलंकार है भैया, बताइए मेरे प्यारे बच्चों। बोलो बेटा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी शब शून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहां पर पानी का बेटा अर्थ मोती भी निकलता है, मनुष्य भी निकलता है, चून भी निकलता है, ठीक है। जिस प्रकार आप जानते हो मेरे प्यारे बच्चों, जब एक व्यक्ति का सम्मान नहीं होता समाज में, तो लोग उसे कीड़ा मकोड़ा वैसी गवार समझते हैं, है ना, बेइज्जत करते हैं। यही मोती की संरचना होती है। यदि पानी ना हो तो मोती नहीं बन सकता। और बेटा आटा सूखा है, यदि आपके पास पानी नहीं है ना, तो आटे की भी कोई वरीयता नहीं होती। आटा सूखा खा लोगे क्या, रोटी बन जाएगी क्या? नहीं बन सकती। जब किसी रचना में एक शब्द के अर्थ अनेक निकलते हैं, श्लेष का मतलब होता है चिपकना। एक शब्द में बहुत सारे अर्थ चिपके होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। पीपर पात सरिस मन डोला, बोलो बच्चों। पीपर पात सरिस मन डोला, बताइएगा कौन सी पंक्ति है जिस पंक्ति में सरिश, सा, सी, से, समान आदि बेटा ये पद मिलते हैं ना, वहां पर ध्यान रखना। वहां पर मेरे बच्चे उपमा अलंकार होता है। और मेरे प्यारे बच्चे यहां पर मन क्या है? उपमेय, और पीपर का पत्ता क्या है? उपमान। तो मन की तुलना किससे की जा रही है? किससे की जा रही है? पीपल के पत्ते से, ठीक है। और मेरे बच्चे डोलना क्या है? साधारण धर्म, और वाचक शब्द हो जाएगा सरिस। तो मेरे प्यारे साथी आपको पता है बेटा, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, है ना, और मेरे भाई आपके वाचक शब्द और साधारण धर्म। मोनू, सम्मान समारोह में कौन सा गाना गाओगे? मत पूछ मेरे महबूब सनम, तुझे कितना प्यार मैं करता हूं, ठीक है। समय सिंधु चंचल है भारी, ठीक है। बताओ मेरे प्यारे बच्चे, मोनू गुजर जल्दी से नौकरी लेकर, इस बार है तुम्हारी RW में वारी, तो आ जाओ एक बार मिलने के लिए। चलो
64 नंबर, अरे यार 64 नंबर क्वेश्चन बता दूंगा यार, मैं थोड़ी भाग गया क्लास में से ना, तुम भागे, है ना, है ना यार, तुम तो भगाने की कोशिश कर रहे हो यार जल्दी से, क्या भगाना चाहते हो यार, अभी तो गद्यांश की भी तो 20 को 25, अभी तो क्वेश्चन 399 है यार, और आगे से मेरी कोई भी सीरीज तुम्हें नजर आएगी ना 399 की नजर आएगी, ना एक क्वेश्चन ज्यादा ना एक क्वेश्चन कम। जाओ, ये भी आज मैं तुम्हारी क्लास में पहली बार वादा करके जा रहा हूं कि बीएसएफ एससीएम वाले बच्चों के बीच में मैंने वादा कर दिया कि आज से मेरी कोई भी क्लास यदि मैराथन होगी तो वो सिर्फ 399 की होगी, और पहला इतिहास इसका बीएसएफ एससीएम में होगी। जाइए, इस क्लास में लिखकर जा रहा हूं आज। समय सिंधु चंचल है भारी। तो मेरे प्यारे बच्चे, एक बात याद रखना जिंदगी में, जहां पर उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्ह नजर आ जाए और कोई भेद नजर ना हो, कोई बदलाव नजर ना आए, ठीक है, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, वहां पर हमारा अलंकार रूपक अलंकार होता है। ठीक है, तो देखिएगा, समय और सिंधु दोनों के बीच में, समय सिंधु चंचल है भारी, ठीक है, तो समय और सिंधु के बीच में आपको योजक चिन्ह नजर आ रहा है। इस पहचान को याद रखना, कभी जिंदगी में गलत हो जाए तो मेरा नाम नीरज की जगह कुछ और बदल के रख देना। ठीक है, मैंने कहा मुख चंद्र है, मुख चंद्र है, मुख और चंद्र के बीच में योजक चिन्ह लगा दिया, रूपक। पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो, ठीक है, रूपक अलंकार। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, रूपक अलंकार। याद रखो मेरे प्यारे बच्चों, कभी गलत मत करना। बोलो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने, तो राम को वो कह रही है कि मैंने राम पा लिए तो रतन धन सब कुछ पा लिया, मुझे दुनिया में किसी चीज की पाने की चाहत जिंदा नहीं रही, भगवान मिल गए तो मुझे सब कुछ मिल गया। ठीक है, तो बेटा देखो, राम और रतन के बीच में योजक चिन्ह आ रहा है, रूपक अलंकार लगा देना, कभी भी पीछे मुड़कर मत देखना, कोई तुमसे कहे गलत कि दुनिया में कह देना कोई गलत करने वाला ही पैदा नहीं हुआ। जाइए, ठीक है, बस अपने अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस रख लेना। 15% बैटरी बची है विकास, इसको चार्जिंग पर लगा दो। मेरा फोन ले जाओ यार, पर आगे से मेरा फोन टूटा हुआ है यार, है ना। अभी दिखाऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर में आए थे, तुम्हारे लिए 20 क्वेश्चन लाया हूं लास्ट में। चमचमात, चमचमात चंचल नयन बिच, घूंघट पर झीन मानहू सुर सरिता विमल जल उद्धात युगमीन। ठीक है, तो जिस पंक्ति में जानू मानू जनहू मनहू ज्यों त्यों शब्द मिलते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना वहां पर कौन सा अलंकार होता है? जनू मनु जानो मानो जनहू मनहू। ठीक है बेटा, वहां पर आपका उदाहरण होता है उत्प्रेक्ष अलंकार। ठीक है, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम शलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आपत परियो प्रभात। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे याद रखिएगा, उत्प्रेक्ष अलंकार होता है जहां जानो मानो जनू मनु जो शब्द आपको मिल जाए। ठीक है, कभी नहीं भूलोगे, याद रखना बेटा, ये पहचान ही आपको याद करानी है बस। अगला क्वेश्चन, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। जिस पंक्ति में मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए मैंने एक सांप देखा, ये सांप है। अब दो अलंकार होते हैं, एक तो होता है हमारा भ्रांतिमान और एक होता है संदेह अलंकार। दोनों में अंतर क्या होता है? दोनों में क्या अंतर होता है याद रखो। संदेह अलंकार में तो मन में ये रहता है यार ये रस्सी है या सांप है, यार ये रस्सी है या सांप है ना। लेकिन भ्रांतिमान में क्या होता है, उसमें सांप मान लिया जाता है, वो वहां पर डिस्कस नहीं करता, वो कहता है सांप है, रस्सी नहीं है सांप है ना। तो वहां भ्रांतिमान, जहां पर उसको निश्चित मान लिया जाए, और जहां पर मन में कभी सांप कभी रस्सी डोलता रहे, एक चीज पर निश्चितता ना हो, वहां पर संदेह होता है। अब जैसे तुम कपड़े की दुकान पर जाते हो, बाहर जो स्टैचू पर वो महिला खड़ी होती है साड़ी बांधे इस तरह से डिजाइन लेकर, है ना, खड़ी होती है ना ऐसे, तो मेरे प्यारे बच्चों अब तुम देखते हो, एक अनुमान लगाते हो, यार साड़ी के बीच नारी खड़ी है, नारी ने साड़ी बांध रखी है, क्या मामला है यार, ये साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है ना। तो क्लियर नहीं हो पाता, संशय बना रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों वहां पर संदेह अलंकार होता है।
समझ गए ना? वेरी गुड, डन। याद रखना बच्चों। चलिए, अच्छा, अब हम गद्यांश की तरफ आते हैं। देखो भाई, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। गद्यांश का कुछ भी पता नहीं होता, कहां से आ जाए, क्या आ जाए। वो किसी महापुरुष के ऊपर दे दे, किसी आपदा के ऊपर दे दे। जैसे अब असम की आपदा हुई है ना? असम की आपदा हुई है, तो मेरे प्यारे बच्चे याद रखना, वो असम की आपदा के ऊपर कोई गद्यांश बना दे, वहां के पीड़ित परिवारों के ऊपर बना दे, कुछ भी हो सकता है ना? झारखंड में बच्चों पर अपराध हो रहा है, वहां के ऊपर बना दे, कुछ भी बना सकता है वो गद्यांश, अपनी तरफ से याद रखना, है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना। अब हम इसके पहले इससे क्या करना चाहिए, हमें कभी भी इस पर डिस्कस नहीं करना चाहिए, इसकी बात को 100 का 100% सच मानना चाहिए। ये जो कह रहा है वही सही है, हमें कुछ नहीं पता, ठीक है? हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, हाँ बेटा, रिचार्ज की तरह रख दिया मैंने एक अपनी मैराथन क्लास के क्वेश्चनों का। वो प्राचीन काल में नारी का स्थान क्या था? अब हमें नहीं पता भैया क्या था, हम तो पढ़कर बताएंगे। अगला क्वेश्चन, नारी तू नारायणी का सही व्याख्या क्या है? हमें नहीं पता अभी भी। देश का उद्धार कैसे होगा? भैया ये भी नहीं पता कैसे होगा। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक होगा, नहीं पता क्या होगा। अच्छा चलो, इसके ऊपर पहले क्वेश्चन के गद्यांश को पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है, प्राचीन काल में नारी का स्थान समाज में अग्रगण्य था, पहले गिना जाता था, पहले रखा जाता था। ऐसा कहा जाता था कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है। मध्य भारत के काल से नारी का पतन शुरू हुआ। मध्यकाल तक तो नारी दासी या गुलाम बन गई, चार दीवार में कैद हो गई। किंतु 19वीं शताब्दी में राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती आदि समाज सुधारकों ने नारी जगत ठीक है बेटा राजा, ये आने नहीं है, ये एक हमें अभ्यास करने होते हैं, अभ्यास से हमें सीख मिलती है मेरे भाई। जगत का काया पलट दी, नारी उत्थान की ओर बढ़ती गई। आज आधुनिक नारी ने जमीन से लेकर आसमान में अपना कब्जा जमाया है। नारी तू नारायणी उक्ति को सिद्ध कर दिया है। वास्तव में देखा जाए तो नर और नारी एक रथ के दो पहिए हैं। रथ का सुपयोग ढंग से चलाने के लिए दोनों में संतुलन चाहिए। शिक्षित नारी परिवार का उद्धारक है। प्रत्येक घर में नारी का सम्मान होना चाहिए। समाज में प्रचलित कुप्रथाओं से लड़ना अनिवार्य है। नारी ने अपना स्थान जो प्राप्त किया है उसे मजबूत बनाने के लिए नर और नारी दोनों को तत्पर रहना चाहिए, दोनों को तैयार होना चाहिए मेरे बच्चों, है ना? समय बताना है, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, फिर एकदम ध्यान रखना है कि उसने हमसे क्या क्या पूछा है। आगे बढ़िएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है, प्राचीन काल में नारी का स्थान क्या था? बताओ मेरे प्यारे बच्चों, बोलो बेटा। प्राचीन काल में नारी दासी थी। प्राचीन काल में नारी का स्थान अग्रगण्य था। नारी को अपमानित किया जाता था, नारी का कोई स्थान नहीं था। ये तो बिल्कुल बेबुनियाद बात इसने कही है, ठीक है? नारी को अपमानित किया जाता था, बताओ बेटा, सब लोग सोचकर बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कहता है आंसर नंबर हमारा बी, प्राचीन काल में नारी का स्थान अग्रगण्य था, जो इन्होंने पहले नंबर पर ही बोला है। पहले नंबर पर नारी का स्थान अग्रगण्य था, पहले गिना जाता था। लेकिन 19वीं शताब्दी में फिर राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद है, उन्होंने और ज्यादा इस पर प्रभाव डाला, उन्होंने इस चीज में और आगे बढ़ाया। नारी तू नारायणी, ठीक है, की सही व्याख्या क्या है मेरे बच्चे? तो कहते हैं नारायणी का मतलब होता है देवी, लक्ष्मी। नारी तो पूजनीय है, क्योंकि इस दुनिया में, संसार को, इस सृष्टि को रचने वाली नारी ही है। यदि हमारी मां ना होती तो हम इस दुनिया में ना होते, ठीक है मेरे बच्चों, ये बात याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए मेरे प्यारे साथी बिल्कुल सही है। नारी नारायणी की तरह पूजनीय है। जैसे देवियों को पूजा जाता है, ऐसे नारी को भी पूजा जाना चाहिए। आगे कहता है, देश का उद्धार कैसे होगा? नारी अशिक्षित रहेगी तब उद्धार होगा? नहीं, गलत बात। युवा वर्ग के मादक द्रव्य पदार्थों का सेवन करने से, दारू, धक्कड़, अवारा कबारा पीने से, कवाड़ा
शरीर को नष्ट करने से होगा क्या देश का उद्धार? कोई चांटा मारेगा तो पैंट उतर जाएगी उसकी, ऐसे उद्धार होगा? ऐसे जवान होंगे हमारे देश में, है ना? दिल होगा बिल्कुल चींटी वाला? नहीं, शेर वाला होना चाहिए। नारी को सम्मान स्थान देना चाहिए, नारी को समान स्थान देना चाहिए। उसका भी एक अस्तित्व है ना? उसका भी जीवन एक अपने लिए जिंदा है। चलिए बच्चों, उपयुक्त इस गद्यांश का उचित शीर्षक होगा भारत मेरा देश, नारी तू नारायणी, भारत और गरीबी, मेरे सपनों का भारत। तो आंसर होता है, गद्यांश का उचित शीर्षक होता है नारी पूजनीय है देवी की तरह, नारी तू नारायणी। शीर्षक इसका ये होता है। ठीक है, शीर्षक का मतलब है जिसके ऊपर सारी पंक्तियां डिपेंड होती हैं, निर्भर होती हैं, आश्रित होती हैं। ठीक है मेरे बच्चों, अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथी, अगला अच्छा क्वेश्चन नहीं, अब तो गद्यांश आता है। गद्यांश से पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं कि हमसे क्या पूछना चाहता है। कुंती अपने नवजात सुकुमार शिशु को कहां छोड़ आई थी? हमें नहीं पता कहां छोड़कर आई थी। मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था? यह भी पता लगेगा भैया। राजा अधिरथ ने सेवकों को क्या आज्ञा दी थी? चंपा नगरी के राजा राजा किसके साथ गंगा स्नान करने आए थे? चलिए, कभी बेटा 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं, कभी 4 मिल जाते हैं। कुंती अपने लाडले लाल को, अपने हृदय के टुकड़े को, अपने प्यारे नवजात शिशु को नदी में छोड़कर लौट आई। वह छोटी नदी थी, वायु अनुकूल थी, देव की गति जानी नहीं जाती, देव की गति जानी नहीं जाती। वह नदी चंबल नदी में जाकर मिलती है। अब शिशु की पिटारी बहती बहती चंबल नदी में आ गिरी। इटावा के पास चंबल नदी आकर श्री यमुना जी में मिलती है। अतः चंबल के प्रवाह के साथ, बेटा इटावा जिला उत्तर प्रदेश में, जहां के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री थे। चंबल के प्रवाह के साथ वह भी यमुना जी में आ गई और यमुना जी के साथ प्रयाग की ओर बढ़ी। तीर्थराज प्रयाग में जाकर श्री यमुना जी गंगा जी में मिल जाती हैं। अतः अब मंजूषा शिशु को लेकर काशी की ओर बहने लगी। उसके साथ न कोई मल्लाह था और न पथ प्रदर्शक, भाग्य उसे स्वयं ही बहाकर ले जा रहा था। काशीपुरी, पाटलिपुत्र आदि राज्यों की सीमा को पार करती हुई गंगा जी के प्रवाह के साथ वह मंजूषा बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ी चली जा रही थी। आगे चलकर वह अंग देश की सीमा में पहुंची। अब मानो उसकी यात्रा समाप्त होगी। उसी समय चंपा नगरी के राजा अधिरथ अपनी स्त्री राधा और अपने सेवकों सहित गंगा स्नान करने आए थे। उन्होंने दूर से इस सुंदर सी पेटी को जाह्नवी की लहरों में, जाह्नवी कहते गंगा, लहरों के साथ क्रीड़ा करते हुए, खेलते हुए देखा। अंत में उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी, सामने यह मंजूषा बहती जा रही है, उसे पकड़ कर लाओ। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा गद्यांश है। आपको ये पढ़कर अंदर से आदेश अपने पढ़ते हुए सारी चीजों को अच्छे से समझकर सोचकर आंसर देना है। चलिए, तो ये कह रहा है कुंती अपने नवजात सुकुमार शिशु को कहां छोड़ आई थी? तालाब, नदी, समुद्र या मेरे बच्चे कुआं? बताइए भाई, तो कहां छोड़ आई थी मेरे प्यारे बच्चों? तालाब में, नदी में, समुद्र में या कुआं में? तो आपका जवाब होगा ना कुआं, तालाब, समुद्र नहीं। आंसर हमारा बी होता है नदी में। वहां थोड़ा गद्यांश बड़ा हो सकता है, थोड़ा ध्यान से फोकस करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था? बताओ मेरे बच्चों। तो सेवक नहीं, मल्लाह नहीं, पथ प्रदर्शक नहीं, उसका भाग्य, स्वयं उसका भाग्य उसे लेकर जा रहा था। मंजूषा एक छोटा पिटारा होता है बेटा, छोटा पिटारा जिसमें वो बच्चा रखा था, छोटा पिटारा मंजूषा का मतलब। आगे,
राजा अधिरथ ने सेवकों को क्या आज्ञा दी? मंजूषा को लाने की, शिशु को लाने की, सेना को लाने की, राधा को लाने की। तो राजा जब उस मंजूषा को बहते हुए देखते हैं तो कहते हैं इस मंजूषा को लाइए सेवकों से अपने से, है ना। तो आंसर ए मेरे प्यारे बच्चों आपका राइट होता है, मंजूषा को लाने की। चंपा नगरी के राजा किसके साथ गंगा स्नान करने आए थे? राधा और सेवक, सेना और सेवक, राधा और सेना, सेना और शिशु। तो मेरे प्यारे बच्चों उनके साथ कौन था? राधा और सेवक थे। ओके, राधा उनकी पत्नी और सेवक थे। चलो आगे गद्यांश, हमारा नेक्स्ट गद्यांश शुरू होता है। ठीक है मेरे बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। प्रियजनों, गद्यांश छोटे हैं बेटा, ज्यादा बड़े नहीं है। किससे रहित राज्य किस काम का? जगत का अर्थ क्या होता है? जगत का अर्थ तो संसार, सब जानते हो आप। निष्फल का आशय क्या है? निष्फल कहते हैं जिसका कोई मतलब ना हो, व्यर्थ, बेकार। बेटा पुलिस प्रशासन तुम्हारे में मतलब नहीं है, वो जीडी का क्वेश्चन है। सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ क्या है? चलिए मेरे बच्चों, पढ़ते हैं एक बार। अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का? प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है। बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होने का। चैतन्य आत्मा की पूजा से यह पदार्थ, ठीक है, ये पदार्थ प्राप्त होते हैं। चैतन्य पूजा ही से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। समाज का पालन करने वाली धूप की धारा जब मनुष्य के प्रेम में हृदय निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण नेत्रों से निकलकर बहती है, तब वही जगत में सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है और वही उनमें फल भी लगाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आप पढ़ रहे हैं। सर शीर्षक में बहुत प्रॉब्लम आती है। शीर्षक बेटा अजय ढाबा वो होता है जिसके ऊपर सारी पंक्तियों का निचोड़ होता है, वो उसका शीर्षक होता है, याद रखिएगा। ठीक है, टेंशन बिल्कुल लेने का नहीं है बेटा, टेंशन देने का। किससे रहित राज्य किस काम का? बताइए मेरे प्यारे बच्चों, बोलो एक बार, किससे रहित राज्य किस काम का? बताइए। तो आप कहेंगे प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का। जब प्रियजन ही नहीं है, उसमें चाहने वाले पुरुष ही नहीं है, तो क्या जीना इस दुनिया में? ठीक है यार, मतलब ही संसार है, ठीक है, कोई फायदा नहीं है। जगत का अर्थ क्या होता है मेरे बच्चे? जगत का अर्थ संसार होता है। ठीक है, निष्फल का मतलब क्या है? निष्फल है जिसका कोई फल ही ना हो, जिसका कोई फल ही ना मिले, जिसका कोई फल ही न निकले, निष्फल, व्यर्थ, बेकार। आंसर नंबर डी वाला, जिसका कोई मतलब ही ना हल। सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ क्या होता है? जीवन को सुख में बनाना, जीवन को दुख में बनाना, खेत की सिंचाई करना, जीवन को संकट में डालना। बोलो मेरे बच्चों। तो मेरे भाई, जब तक सुख संपत्ति अंदर से भाव ना जागे तब तक क्या फायदा यार जीवन का? तो जीवन को सुख में बनाना। ठीक है मेरे बच्चों, याद रहेगा। ठीक है भैया, कॉन्फिडेंस अंदर से एकदम रहना चाहिए, बिल्कुल हारना नहीं है किसी से भी। कोई कितनी बड़ी ताकत सामने क्यों ना आए, कोई बिल्कुल नहीं डरेंगे। आइए मेरे बच्चे, गद्यांश के अनुसार सबसे मूल्यवान संपत्ति क्या है ना? बीता हुआ समय कैसा होता है? विद्यार्थी जीवन में समय का महत्व क्यों अधिक है? सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कठिन मेहनत करनी चाहिए यार। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? बेटा शीर्षक पर ध्यान देंगे, है ना। अभी पीछे एक बच्चा शीर्षक में फंस रहा था। चलो मेरे बच्चों, तो ये कहता है समय मनुष्य के जीवन का सबसे मूल्यवान संपत्ति है। वक्त,
जिसने वक्त की कदर कर ली, वक्त उसकी कदर कर लेगा। जिसने वक्त की इज्जत नहीं करी, वक्त उसको बेइज्जत कर देगा। धन खो जाने पर फिर उसे प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। विद्यार्थी जीवन में समय का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि इसी समय प्राप्त की गई शिक्षा और संस्कार भविष्य का आधार बनाते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपने समय का उचित नियोजन करके उसका सदुपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो बेटा याद रखो, अपने जीवन में अपना ध्येय बना लो। कभी भी तुम्हें कोई नकारात्मक भावनाओं को तुम्हारे साथ शेयर करता है, उसको समझा दो, भाई मुझसे हाथ जुड़वाओ, मेरे अंदर एक हिम्मत है, ताकत है, जुनून है, मैं उसी के साथ सब कुछ देखूंगा, सबके साथ सब कुछ मुझे करना है, उसी के साथ लड़ना है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है, बहुत लोग मिलेंगे तुम्हें डिमोटिवेट करने वाले, हटा दो। गद्यांश के अनुसार सबसे मूल्यवान संपत्ति क्या है मेरे बच्चे? स्वास्थ्य नहीं, स्वास्थ्य है नहीं, शिक्षा है नहीं, धन है नहीं, समय। जो समय का सदुपयोग करेगा वो स्वास्थ्य भी अच्छा रख लेगा, वो शिक्षा भी अपनी सही प्राप्त कर लेगा और जीवन को अपने को एकदम सटीक बना लेगा। जो इसकी कदर नहीं करेगा वो हर चीज को नष्ट कर देगा। बीता हुआ समय कैसा होता है? बोलो मेरे बच्चे, कैसा होता है बेटा? बोलो बच्चों, बीता हुआ समय कैसा होता है? बोलो। कभी वापस नहीं आता। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। जो चला गया सो चला गया, बीत गया तो बीत गया, फिर नहीं आएगा। पैसा आ जाएगा। विद्यार्थी जीवन में समय का महत्व क्यों अधिक है? मनोरंजन के लिए नहीं, धन कमाने के लिए नहीं, शिक्षा और संस्कार भविष्य का आधार बनते हैं, इसलिए उसको अपने जीवन में इन पर ध्यान देना चाहिए। जो इस समय की कदर नहीं करेगा वो अपना भविष्य खत्म कर लेगा, अपने आप को नष्ट कर लेगा। सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? धन खर्च करना चाहिए? नहीं, समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो बेटा इसमें समय को लेकर सारी बातें हमारी हैं। बिल्कुल। आगे गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा मेरे बच्चे? विद्यार्थी जीवन, धन का महत्व, समय का महत्व, शिक्षा का महत्व। तो भैया हमने सारी जो पंक्तियां पढ़ी, अजय कुमार यहां आ जाइए। तुम्हारा क्वेश्चन था भैया शीर्षक का पता कैसे पड़ता है। अब तुमने सारी बात पढ़ी तो इसमें समय की कितनी बड़ी वरीयता दिखी, दिखी ना, कि जो समय की इज्जत करता है लोग उसकी इज्जत करते हैं, है ना? समझे? तो मेरे बच्चे समय का महत्व। आगे आइए, अब हम पहले अगले अध्याय से पहले इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे। सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? सफलता मनुष्य को क्या अवसर देती है? गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो चलो भाई, 3 क्वेश्चन है बस। मनुष्य जीवन में परिश्रम का विशेष महत्व है। केवल इच्छा करने से सफलता प्राप्त नहीं होती। अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास करने पड़ते हैं। प्रयास और धैर्य आवश्यक है। जो व्यक्ति कठिनाइयों से घबराए बिना अपने कार्यों में लगा रहता है वह अंततः सफलता प्राप्त करता है। असफलता भी मनुष्य को अपनी कमियों को पहचानने और उनसे सीखने का अवसर देती है। तो ये बात तुम पर लागू होती है। तुम्हारे लिए लेकर आया हूं इन गद्यांशों को। सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? केवल इच्छा, परिश्रम और धैर्य, आराम या भाग्य? तो मेरे बच्चों जवाब दीजिए। यह जवाब ही तुम्हारे अंदर से निकलना जरूरी है। यह पता ही तुम्हें होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तो मेरे बच्चे परिश्रम और धैर्य ही तुम्हें आगे लेकर जाते हैं, वरना कोई दुनिया की ताकत नहीं। सफलता मनुष्य को क्या अवसर देती है? आराम करने का, दोषों से दूर होने का, अपनी कमियों से सीखने का, या लक्ष्य छोड़ने का? बोलो मेरे प्यारे बच्चे। तो बेटा ये बताती है अपनी कमियों को देखो, सीखो और उन्हें समझो और उन्हें दूर करो। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है?
मेहनत, मेहनत का परिश्रम का महत्व, ये परिश्रम का क्या महत्व है, जिसके ऊपर सारी पंक्तियां डिपेंड थी। जल प्रकृति का अमूल्य उपहार है। पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व जल के बिना संभव नहीं है। मनुष्य अपनी अनेक आवश्यकताओं के लिए जल पर निर्भर है। वर्तमान समय में जल का आवश्यक दोहन और प्रदूषण चिंता का विषय बन गया है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह जल संरक्षण करे और व्यर्थ ना बहाए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, यह कहता है जल को क्या कहा गया है? प्रकृति का बाधा, प्राकृतिक बाधा, अमूल्य उपहार, आर्थिक साधन, ऊर्जा का स्रोत। तो मेरे बच्चे, जल एक अमूल्य उपहार है जो तुम्हें मिलता है। तुम उसे व्यर्थ बहा रहे हो, ऐसे ही उड़ा रहे हो, क्या फायदा है यार, है ना? तो मेरे प्यारे बच्चे, अमूल्य उपहार बताया गया है जल को। वर्तमान समय में चिंता का विषय क्या बना हुआ है? जल का संरक्षण, जल का उपयोग, या मेरे बच्चे जल का अनावश्यक दोहन और प्रदूषण, या वर्षा। तो जल को ऐसे ही धोया जा रहा है, ऐसे ही बेटा उसका प्रदूषण किया जा रहा है ना? तो जल को बेकार किया जा रहा है, पीने योग्य नहीं छोड़ा जा रहा। बड़ी बड़ी कंपनियां लगी हुई हैं, उनके बोर नीचे हो रहे हैं, वो जल को बेकार कर रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, कैंसर जैसे रोग हो रहे हैं, ये पानी ही है सब। गद्यांश के अनुसार हमारा कर्तव्य क्या है? जल को व्यर्थ बहाना, जल का संरक्षण करना, जल का व्यापार करना, जल का अधिक दोहन करना। हमारा क्या कर्तव्य है बताओ मेरे बच्चों? हमें जल का संरक्षण करना चाहिए, बेकार में जल को बहाना नहीं चाहिए, पानी को संभाल कर खर्च करना चाहिए, याद रखो। अमूल्य का विलोम बताइए भाई, ये तो क्वेश्चन तुम लोग बताओ। अमूल्य का विलोम, अमूल्य का विलोम क्या है मेरे बच्ची? तो अमूल्य कहते हैं जिसकी कोई कीमत ना हो, जिसे कहते हैं अनमोल है, अनमोल है भैया, है ना? तो इसका विलोम क्या होता है? मूल्यहीन। मूल्यहीन, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, मूल्यहीन है बच्चा। ठीक है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा लॉक होता है, याद रखेंगे। अब 2023 में आए हुए क्वेश्चन है बेटा, जिन्हें आप लोग मुझे आंसर देंगे। अब तुम्हारी बारी आती है, अब तुम्हारी बारी शुरू हो जाती है। देखता हूं कितने उम्मीद के साथ आप मुझे सारे आंसर देते हैं, है ना? हाँ, चलिए पहला क्वेश्चन विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है बेटा, सभी प्यारे बच्चों को बताने हैं। कौन सा, पहला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा शब्द चपला का अनेकार्थी नहीं है? क्वेश्चन आया था बेटा, ये बताओ मेरे प्यारे बच्चे। मंदिर जाने के बाद मन को शांति मिली है बेटा, ये मिली है तो मेरे बच्चे पूर्ण वर्तमान काल हो गया। अभी तो गए मंदिर आप सुबह, है ना, और आपके मन को शांति मिल गई है, पूर्ण वर्तमान काल हो गया। बोलो मेरे बच्चों। चपला का अनेकार्थी नहीं है, बिजली नहीं है। अरे बिजली तो होता है यार। अब देख लो तुम कितने आंसर सही दोगे, तुम्हारा पता लग जाएगा, तुम आसान आसान कर रहे थे। चपला का अनेकार्थी नहीं होता बेटा, पार्वती। ए आंसर आपका लॉक। ओके, अगला क्वेश्चन, कनक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, मैंने नहीं करा कुछ भी। अमूल्य माने ए मूल्य, जिसका कोई मूल्य ही ना हो, इतनी कीमत हो उसकी, अनमोल वस्तु है वो। बताओ मेरे प्यारे बच्चे क्या है बेटा? धतूरे का अर्थ क्या नहीं है? सॉरी, कनक का अर्थ। तो बेटा कनक का अर्थ धतूरा, सोना, ये तो दो हो ही गए। अब इनमें से आंसर आपका क्लियर होना चाहिए। तो रेणु माने क्या होता है? रेणु माने होती है धूल, ठीक है, बालू। ठीक है मेरे बच्चे, ऑप्शन नंबर सी, गेहूं भी होता है, गेहूं भी होता है। समझ गए ना? ऐसे क्वेश्चन आए थे पेपर में। बताओ एक बार जल्दी से। अब अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, कंगाल और कंकाल संस्कृत भिन्नार्थक शब्द युग्म के लिए क्रम से सही अर्थ वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो कर दो भैया, अब तुम देख लो। हाँ बेटा, रेत होता है, बालू रेत होता है, धूली धूल। बोलो बच्चों।
चलो बच्चों, तो बेटा जानते हैं आप लोग कंगाल माने क्या होता है? जिसके पास धन ना हो, दौलत ना हो, वो बेचारा निर्धन है, गरीब है। और कंकाल माने क्या होता है मेरे बच्चे? कंकाल कहते हैं ठठरी को, ठीक है, जो मृत व्यक्ति का एक शरीर होता है, कंकाल बिल्कुल हड्डियों का ढांचा, ठीक है, ठठरी। और ठठरी बेटा उसे भी बोल देते हैं जो मृत व्यक्ति के शव को लेके जाने के लिए एक अर्थी बनाई जाती है ना, याद रखना। बी आंसर। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे, किस शब्द के विच्छेद में विसर्ग संधि है? सही विकल्प की पहचान कीजिए। देखो मेरे प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चन आए थे आपके, बताओ, सब लोग बताओ। 399 ही करवाऊंगा बेटा, एक भी कम नहीं छोड़ूंगा। बोलो। चमकीला, उद्धार, प्रमाण नहीं, दुर्जन्मे। डी आंसर आपका लॉक हो जाएगा। बताइए यार, अब तुम सब लोग देख रहे हो ना कैसे क्वेश्चनों का लेवल था। आ जाइए। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद करा दो, ये क्वेश्चन आया था पेपर में। झुंझुनू आऊं बेटा? बिल्कुल आऊंगा भाई। बताओ मेरे प्यारे बच्चे, तो मैंने बताया आपको जहां भी तीसरा वर्ण दिया होता है उसे पहले वाले वर्ण में बदल देते हैं। दिक् प्लस दर्शन, दिक् प्लस दर्शन है ना। लेकिन मेरे भाई जैसे गे आधा है ना यहां पर, गे तो के भी आधा ही बनाना, इस बात को भी याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन,